प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेम्स हेडली चेज़ जी का लिखा नावल ईंट का जवाब पत्थर, जो कि अंग्रेज़ी नावल ही वॉन्ट नीड इट नाउ का हिंदी रूपांतरण है। दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है कि वीडियोज़ को प्लीज़ अपने मित्रों, सगे संबंधियों इत्यादि में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। सब्सक्राइबर्स की संख्या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपसे विनती है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ही वॉन्ट नीड इट नाउ का हिंदी रूपांतरण। लेखक जेम्स हेडली चेज़। प्रिंसेस होटल का लाउंज डिनर का वक्त होने के इंतज़ार में खड़े लोगों से भरा हुआ था। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खुला था और वेटर ग्राहकों के इंतज़ार में बेसब्री से पहलू बदल रहे थे। अभी केवल 7 बजे थे। काफ़ी शोरगुल का माहौल था। विलियम डफ़ी एक कोने में बैठा बकार्डी क्रेस्टज की चुस्कियां लगा रहा था। उसके सामने मेज़ पर कई बोतलें मौजूद थीं। बारमैन उसका दोस्त था, इसीलिए वो उसे अपनी कॉकटेल खुद बनाने की इजाज़त दे देता था। उसके चेहरे पर वितृष्णा के भाव थे। वो उन्हीं भावों को बरकरार रखे पी रहा था और धूम्रपान कर रहा था। तभी उसे अपने समीप से ट्रिब्यून का सैम मैकग्वायर गुजरता दिखाई दिया। डफ़ी ने हाथ बढ़ाकर सैम की आस्तीन छुई। सैम फ़ौरन रुक गया। हे भगवान, वो बोला, क्या मैं अंधा हुआ जा रहा हूँ? कोशिश तो सरासर मुनासिब कर रहे हो, डफ़ी बोला। अभी पूरी तरह अंधे तो नहीं हुए हो, लेकिन तरक्की की राह पे हो। मैकग्वायर एक कुर्सी पे बैठ गया। आज क्या टुन हो जाने का इरादा है? उसने मेज़ पर पड़ी बोतलों पे निगाह दौड़ाते हुए पूछा। डफ़ी ने बारटेंडर से एक और गिलास मंगवाया। कोई बखेड़े का आलम मत पैदा करना दोस्त, वो शंकित स्वर में बोला। चिंता मत करो, डफ़ी आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। वो रम की बोतल उठाकर उसकी कॉकटेल तैयार करने लगा। बारटेंडर वापस अपने काउंटर पर चला गया। ज़रा तगड़ा जाम तैयार करना भाई, सैम आह भर के बोला। आज मेरा खाना खराब हुआ जा रहा है। अगर कभी मैं टैं बोल जाऊं तो हैरान ना हो जाना। डफ़ी कॉकटेल बनाने में जुटा रहा। मैकग्वायर ने एक सिगरेट सुलगा लिया और अपना हैट अपनी नाक पर झुका लिया। उसने गौर से डफ़ी की तरफ देखा। डफ़ी ने उससे निगाह मिलाई और हंसा। बोलो बोलो, मुझे मालूम है तुम क्या कहने जा रहे हो। ये सच नहीं है ना? डफ़ी ने कॉकटेल से 2 गिलास भरे और सहमति में सिर हिलाया। मैकग्वायर ने एक गिलास उठा लिया। हे भगवान, वो बोला, क्या वाकई उस बूढ़े बकरे ने तुम्हारी छुट्टी कर दी है? हाँ, लेकिन सुनो, डफ़ी बोला, शुरू से ही मुझे और आर्कराइट को एक दूसरे की ज़ात से नफ़रत रही है। मैंने आज तक उसे अपने पे हावी होने का मौका नहीं दिया था, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है। वो तो ऐसे मौके की तलाश में था ही। वो उस पर ऐसे झपटा जैसे भूखा आदमी भोजन की थाली पे झपटता है। कितना खुश होता होगा साला। उसने यूं आनन फानन मुझे धक्का दिया कि मैं आज तक संभल नहीं पाया हूँ। लेकिन क्यों? मैं बच्चा हूँ, वो बुज़ुर्ग है। मुझसे गलती हो गई सैम। मजाक मत करो। क्या चूक हो गई थी तुमसे? तुम मुझे जानते हो, मैं चूकने वाला शख्स नहीं। अगर कभी चूक भी जाऊं तो भी मैं अपनी गलती किसी को मालूम नहीं होने देता। इस बार मुझे फंसाया गया था। वो हरामज़ादा आर्कराइट कई हफ्तों से बर्नस्टीन से इंटरव्यू हासिल करने की फिराक में था। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। तुम जानते हो कि बर्नस्टीन कितना फसादी आदमी साबित हो सकता है। वो ऐसे इंटरव्यू के हक़ में बिल्कुल नहीं था, लेकिन आर्कराइट ने किसी तरह उसे फांस ही लिया। मैं साथ में तस्वीरें खींचने के लिए भेजा गया था। अपनी निगाह में मैंने वहाँ बहुत तस्वीरें खींची, लेकिन जब मैंने उन्हें डेवलप किया तो मेरी ऐसी तैसी फिर गई। सारे के सारे नेगेटिव धुंधलाकर ख़राब हुए थे। ये शर्तिया किसी की शरारत थी। किसी साले ने पहले ही मेरी नेगेटिव की प्लेटें ख़राब कर दी थी। जो प्लेटें इस्तेमाल से रह गई थी, जब मैंने उन्हें टेस्ट किया तो मैंने उन्हें धुंधलाया हुआ पाया। वो एक घूंट पीने के लिए ठिठका। सैम खामोश बैठा था, लेकिन वो जानता था कि उसे गुस्सा चढ़ रहा था। मैंने बूढ़े बकरे को हकीकत समझाने की कोशिश की, लेकिन साले को मेरी बात पे यकीन ही नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आ गया। फिर तू मैं हो गई और फिर मेरी छुट्टी। तुम तो अब बखेड़े में पड़ जाओगे, सैम सोचता हुआ बोला। वो हरामज़ादा तो नगर के सारे आर्ट एडिटरों से घुला मिला हुआ है। मुझे मालूम है, वो सबको कह देगा कि मैं एक गैर जिम्मेदार आदमी हूँ। मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सैम ने कुछ कहना चाहा,
भाड़ में जाएं सब। डफी अपना गिलास खाली करता हुआ बोला। आओ, आज खाना मेरे साथ खाओ। सैम उठ खड़ा हुआ। वो चिंतित दिखाई दे रहा था। आज नहीं, अभी मैंने काम पे वापस जाना है। सुबह मिलना। एलिस को बहुत बुरा लगेगा ये खबर सुनकर। डफी ने हामी भरी। मैं आऊँगा। एलिस को कहना चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूँगा। अच्छा। सैम के जाने के बाद डफी ने और कई जाम पिए। अब उसे खूब नशा हो रहा था। वो बड़े आशावादी ढंग से अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। उसने कमरे के दूसरे सिरे की तरफ निगाह दौड़ाई। वहाँ एक मोटा आदमी मौजूद था जो शाम से ही उसे देख रहा था। डफी को शुरू से ही अपने पे पड़ती उसकी खोजपूर्ण निगाहों का एहसास था। कौन था वो आदमी, वो सोचने लगा। वो आदमी ना सिर्फ मोटा था बल्कि उसके होंठ भिजे हुए थे और उसकी कोरें नीचे झुकी हुई थी। डफी को उसकी उम्र 50 के घेरे में लगी। उसका शानदार लिबास उसके पैसे वाले होने की चुगली कर रहा था। उसके चेहरे पे आत्मविश्वास के भाव थे जो केवल अंटी में पैसा होने पर ही पैदा हो सकते हैं। डफी अपने स्थान से उठा और अस्थिर कदमों से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा। उसने जानबूझकर ऐसे रास्ता काटा कि वो उस मोटे आदमी की मेज़ के समीप से गुजरे। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही मोटा आदमी उठकर खड़ा हो गया। डफी ने ठिठक कर उसे देखा। समीप से वो उसे और भी अप्रिय लगा। मेरा नाम डैनियल मॉर्गन है, मोटा आदमी बोला। मिस्टर डफी? डफी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। भोजन मेरे साथ हो जाए। डफी को भला क्या एतराज़ होता, उसके तो खाने के पैसे बच रहे थे। उसने हामी भर दी। मॉर्गन उसे रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ वेटरों ने जैसा उसका स्वागत किया उससे उसे और भी यकीन हो गया कि वो पैसे वाला आदमी था। उन्हें एक तन्हा कोने में मेज़ मिल गई। दोनों आमने सामने बैठ गए। वेटरों की एक पूरी पलटन उनकी सेवा के लिए पहुंच गई। हेड वेटर भी वहां हाजिर हुआ। लेकिन मॉर्गन तब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने शेफ़ को तलब किया। शेफ़ भी हाजिर हुआ। फिर शेफ़ और मॉर्गन में भोजन के बारे में मंत्रणा होने लगी। किसी ने डफी से नहीं पूछा कि वो क्या खाना चाहता था, और डफी इस बात से खुश ही था। बड़ी लंबी मंत्रणा के बाद आखिर में ये फैसला हुआ कि उन्हें क्या खाना पेश करना चाहिए। शेफ़ चला गया तो मॉर्गन बोला, माफ़ करना, मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम क्या खाना चाहते थे। लेकिन ऐसे मामलों में शेफ़ पर सब कुछ छोड़ देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देख लेना, तुम्हें खाने से कोई शिकायत नहीं होगी। डफी ने लापरवाही से कंधे झटकाए। उसका और पीने का दिल करने लगा था। मैं पहले एक दो बातों की पुष्टि करना चाहता हूँ, मॉर्गन बोला। तुम मेरे सवालों का बुरा मत मानना, क्योंकि आखिर में फ़ायदा तुम्हारा ही होने वाला है। इसीलिए ज़रा सब्र के साथ मेरी बात सुनना। डफी ने बड़ी मुद्दत से शानदार खाना नहीं खाया था, इसीलिए उसने सहमति में सिर हिला दिया। आज दोपहर तुमने ट्रिब्यून से इस्तीफ़ा दे दिया है? मॉर्गन ने सहज भाव से पूछा। डफी हंसा। मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मुझे वहाँ से ठोकर मारकर निकाला गया है। आर्कराइट बड़ा फसादी आदमी है। तो शायद तुम आसानी से दूसरी नौकरी हासिल ना कर सको। तभी भोजन सर्व होने लगा। सूप के साथ शेरी सॉस देखकर डफी ने मॉर्गन की तरफ निगाह उठाई। मॉर्गन उसकी निगाह का मतलब समझ गया। वो बोला, स्कॉच मंगवाऊं? ये औरतों के पीने की चीज़ें मेरा पेट खराब कर देती हैं, वो खेदपूर्ण स्वर में बोला। मॉर्गन के आदेश पर वाइन वेटर ने फ़ौरन स्कॉच की बोतल पेश की। डफी ने अपने लिए एक बड़ा सा जाम तैयार कर लिया। मॉर्गन बोला, हाँ तो मैं कह रहा था। डफी ने अपना सिर उठाया। उसके नेत्र कठोर हो उठे। आप तो बहुत कुछ जानते मालूम होते हैं। किसने बताया? प्लीज़, मॉर्गन उसे टोकता हुआ बोला, मुझे कहने दो। मैं कह रहा था कि शायद तुम आसानी से दूसरी नौकरी हासिल ना कर सको। देखो दोस्त, डफी बोला, तजुर्बेकार आदमी को कम से कम भूखा नहीं मरना पड़ता। मेरे पास अपने धंधे का बढ़िया साजो सामान है और मैं अपने धंधे का उस्ताद हूँ। अखबार की नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं स्टूडियो खोल लूँगा। आगे मेरे साथ क्या बीतेगी इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा मेरी फिक्र करे। इसलिए अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, अपना गुजारा चलाना तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्गन जल्दी से बोला। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैसा प्रस्ताव? बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे अपने धंधे की थोड़ी तकनीकी जानकारी दो। क्या जानना चाहते हो? डफी बोला। अब वो तनिक बोर होने लगा था।
क्या मामूली रोशनी में किसी मामूली कमरे में किसी चलते फिरते आदमी की इस तरह की तस्वीरें खींची जा सकती हैं कि उसे खबर तक ना हो? हाँ, लेकिन तस्वीरें बढ़िया हों, ऐसे ही काम चलाओ नहीं। ये तो कैमरे पे निर्भर करता है। डफ़ी अपने गिलास में स्कॉच डालता हुआ बोला। कैमरा देखे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। काफ़ी कुछ दीवारों पे भी निर्भर करता है कि वे रोशनी को प्रतिबिंबित कर सकती हैं या नहीं। अगर बहुत ही कलात्मक काम नहीं चाहिए तो वैसी तस्वीरें मैं बाखूबी खींच सकता हूँ। सच में? हाँ, ये क्या मुश्किल काम है। मॉर्गन संतुष्ट दिखाई देने लगा। फिर वो खामोशी से खाना खाने लगा। दोबारा वो तभी बोला जब भोजन के अंत में कॉफ़ी सर्व कर दी गई और दोनों ने एक एक सिगार सुलगा लिया। ये बड़ी नाजुक स्थिति है, उसने धुआं उगलते हुए कहा। मैं तुम्हें उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता। उस बारे में तुम जितना कम जानोगे उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और मैं उसे इस जंजाल से निकालना चाहता हूँ। डफ़ी सकपकाया। बदकिस्मती से मेरी और मेरी बीवी की उतनी नहीं पटती जितनी की पटनी चाहिए, वो बोला। हम इकट्ठे भी नहीं रहते। बहरहाल इन बातों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और मैं ये सिलसिला बंद करना चाहता हूँ। वो मेरी मदद मांगने मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन इससे स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आता। मैं उस ब्लैकमेलर को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। उसी सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी बीवी उस ब्लैकमेलर को पैसा दे रही हो, ऐन उसी वक्त तुम उसकी तस्वीर खींच लो। फिर बाकी मैं निमट लूँगा साले से। मिसेज मॉर्गन से सहयोग जताने का कोई फ़ायदा नहीं। वो नहीं चाहेगी कि मैं उसकी मदद करूँ। मैं तुम्हें उसके फ्लैट तक पहुँचा दूँगा। बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। मैं तुम्हें बहुत अच्छा पेमेंट करूँगा। डफ़ी को बात जची नहीं। उसे किसी गड़बड़ की बू आ रही थी। उसने अपनी कुर्सी में फ़ौरन पहलू बदला। ये काम तो किसी प्राइवेट जासूस का है, वो उदासीन स्वर में बोला। मुझे तस्वीरें चाहिए, वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। उन तस्वीरों को हासिल करने के लिए मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अभी तुम्हें पैसों का तोड़ा है और तुम एक्सपर्ट हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? डफ़ी खामोश रहा। इस काम के लिए मैं तुम्हें $500 एडवांस दूंगा और तुम्हारे द्वारा खींची गई हर अच्छी तस्वीर का एक एक $1000 दूंगा। डफ़ी ने स्कॉच का एक घूंट भरा। तब तक वो और भी धुत हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सावधान था। उन तस्वीरों की बड़ी सख्त ज़रूरत मालूम होती है तुम्हें? हाँ, और वे मुझे चाहिए भी जल्दी। करोगे ये काम? हौसला रखो, जल्दबाजी मत मचाओ। मुझे बात को समझ लेने दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बीवी के फ्लैट पे जाऊं, उसकी किसी के साथ तस्वीरें खींचूं और फिर वे तस्वीरें तुम्हें सौंप दूं, ठीक? हाँ, वो बड़े जब्त के साथ बोला। अगर उसने मुझे देख लिया और हल्ला मचा दिया तो? वो तुम्हें नहीं देखेगी। सुनो, वो संगीत की दीवानी है और उसके पास इतना पैसा है कि वो अपना शौक़ बाखूबी पूरा कर सके। उसकी बैठक में एक छोटी सी परछत्ती है जहाँ संगीत का साजो सामान रहता है। परछत्ती क्या, तुम उसे कमरे के फर्श से कोई 10 फुट ऊंची उठी हुई बालकनी समझो। वहाँ तक पहुँचने के लिए विशेष सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों तक पहुँचने के लिए पिछवाड़े से एक रास्ता है। डफ़ी ने बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो मॉर्गन के उसके हाथ पे हाथ रख दिया। डफ़ी उसका मंतव्य समझ गया। उसने मॉर्गन का हाथ झटक दिया और तनिक नाराज़गी भरे स्वर में बोला, देखो, अगर तुम समझते हो कि मैं पीकर आउट हो जाऊंगा तो खाक डालो सारे किस्से पे, मगर मुझे ड्रिंक चाहिए। मॉर्गन खामोश रहा। डफ़ी ने अपने गिलास में और स्कॉच डाली और उसे पी गया। आगे बढ़ो, वो बोला। मेरी बीवी ये कभी नहीं चाहेगी कि गाने बजाने वाले जब उसके फ्लैट पे जाएं तो उसकी बैठक का सत्यानाश मार दें। इसीलिए उसने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वे चुपचाप पिछवाड़े के रास्ते से वहाँ पहुँच सकें। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसी रास्ते से परछत्ती पे पहुँच जाना है। तुमने वहाँ अंधेरे में फ़र्श पे लेट जाना है और नीचे कमरे की तस्वीरें खींचनी हैं। कोई तुम्हें वहाँ नहीं देख पाएगा। अब डफ़ी को काम बड़ा आसान लगने लगा, लेकिन फिर भी उसके दिल के किसी कोने से आवाज़ आ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर थी। ना जाने क्यों उसका मॉर्गन पे यकीन नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन काम की उजरत बढ़िया थी और पैसे की उसे वाकई सख्त ज़रूरत थी। मान लो एकाएक तुम्हारी पत्नी का संगीत का शौक़ जाग उठता है और वह परछत्ती पे पहुंच जाती है और मुझे देख लेती है, तो फिर क्या होगा? वो बोला। वहाँ पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं है, मॉर्गन बोला। एक बार वहाँ पहुंचकर अगर तुम चिटकनी लगा लोगे तो तुम एकदम सुरक्षित रहोगे। मॉर्गन ने अपना बटुआ खोला और उसमें से $100 के 5 नोट निकालकर मेज़ पे रख दिए। फिर वो मुस्कुराया। इतनी मोटी रकम कमाने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ ही सकता है।
डफी ने नोट उठाकर अपनी जेब में रख लिए। कब करना है ये काम? उसने पूछा। मॉर्गन ने अपनी जेब से सोने की घड़ी निकालकर उस पर निगाह डाली। डफी ने नोट किया कि उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। अभी 10 बज रहे हैं, वो बोला। तुम्हें अपना साजो सामान भी समेटना होगा, उसके बाद फ्लैट पे भी पहुंचना है। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी शुरू हो जाना चाहिए। डफी उठ खड़ा हुआ। मॉर्गन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, एक बात का ख्याल रखना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि... छोड़ो, डफी हाथ उठाकर उसे टोकता हुआ बोला। हर बात कई कई बार दोहरानी ज़रूरी नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे एक तस्वीर के $1000 मिल रहे हैं। मॉर्गन ने ठीक कहा था। सिलसिला बहुत आसान था। डफी इस वक्त परछत्ती पे बैठा था और बड़ा इत्मीनान महसूस कर रहा था। कैमरा उसने अपने गले में लटकाया हुआ था और कमरे की रोशनी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। परछत्ती वैसी ही थी जैसी मॉर्गन ने बताई थी। वहाँ से उसे नीचे का कमरा साफ दिखाई दे रहा था। मॉर्गन उसे पहले उसके घर ले गया था ताकि वो वहाँ से अपना कैमरा वगैरह उठा सके और फिर उसे परछत्ती के पिछवाड़े के दरवाजे तक छोड़ गया था। लगता था मॉर्गन ने सारी योजना बड़ी सावधानी से बनाई थी और सारा सिलसिला उसकी योजना अनुसार चल रहा था। बाद में डफी ने प्रिंसेस बार में उससे मिलना था। नीचे का कमरा बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था और उसकी हर चीज़ में ऐश्वर्य की झलक दिखाई दे रही थी। उसने अपनी घड़ी पे निगाह डाली। आधी रात होने को हो रही थी। उसका सिगरेट पीने का जी चाह रहा था, लेकिन वो जानता था कि सिगरेट सुलगाना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन तभी नीचे के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लेडी ने जल्दी से भीतर कदम रखा। उसने कमरा पार किया और एक अन्य दरवाजे में दाखिल होकर निगाहों से ओझल हो गई। वह इतनी तेज़ी से वहाँ से गुजरी थी कि डफी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वो कैसी थी। वो सावधानी से फर्श पे औंधे मुंह लंबा लेट गया। उसने अपने सिर को कोहनियों के बल ऊपर उठा लिया और कैमरे की स्थिति व्यवस्थित कर ली। वो जानता था कि पर्दों की वजह से वो पूरी तरह छुपा हुआ था और नीचे से नहीं देखा जा सकता था। उसने अपनी जेब से विस्की की बोतल निकाली और उसे चुसकता हुआ प्रतीक्षा करने लगा। 15 मिनट गुजर गए थे। वो बेचैन होने लगा। फिर उसे घंटी बजने की मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी। उसने संभल कर आशापूर्ण नेत्रों से दरवाजे की तरफ देखा। महिला कमरे में दिखाई दी। इस बार उसने उसे ठीक से देखा। वो इतनी खूबसूरत थी कि डफी के छक्के छूट गए। वो सोचने लगा कि इतनी शानदार औरत मॉर्गन के हाथ कैसे फंस गई। उसे ये सोचकर कोई हैरानी नहीं हुई कि उसने मॉर्गन को छोड़ दिया था। उसने उसे बाहर की तरफ बढ़ते देखा। जब वो वापस लौटी तो उसके साथ एक आदमी और था। डफी ने दिलचस्पी भरी निगाहों से उस आदमी की तरफ देखा। वो ठिगना सा घुंघराले बालों वाला आदमी था और उसका चेहरा असाधारण रूप से पीला था। महिला एक कुर्सी के हत्थे पे बैठ गई। वह एक लैंप के पास थी। रोशनी सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी। उसने कैमरे को फोकस किया और धीरे से बटन दबा दिया। उसने फिल्म आगे बढ़ा दी। नीचे खड़ा आदमी दबे स्वर में बोला, काम हुआ? हाँ, वो बोली। पैसा तैयार है। डफी ने महसूस किया कि उसकी आवाज़ भी उतनी ही मधुर थी जितनी कि वो खूबसूरत थी। तुम सामान साथ लाए हो? उसने पूछा। पहले पैसे निकालो, आदमी बोला, और जल्दी करो, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहता। वो एक मेज़ की तरफ घूमी। उसने एक दराज खोली। डफी ने उसे उसमें से नोटों का एक मोटा पुलिंदा निकालते देखा। उसने फिर कैमरे का बटन दबाया। एक तस्वीर और खिंच गई। उसने उस महिला को उस आदमी को नोट सौंपते देखा। बदले में आदमी ने उसे एक छोटा सा पार्सल थमा दिया। डफी ने फिर तस्वीर खींची। फिर उसने कैमरा नीचे झुका दिया। वह संतुष्ट था कि वो ज़रूरत की तस्वीरें खींच चुका था। उसने कम से कम 20 तस्वीरें खींची थी। उसमें से काफ़ी तस्वीरें ठीक आने की उसे पूरी उम्मीद थी। कल सुबह तक कम से कम $5000 उसकी जेब में होंगे। उसने फर्श पे अंधेरे में अपनी स्कॉच की बोतल टटोली। उसकी निगाह अब भी नीचे उन दोनों पर थी, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए उसका ध्यान फिर स्कॉच की बोतल की तरफ गया। वो उस ठिगने आदमी के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि उसने उसे पहले भी कभी देखा था, लेकिन कहाँ? उस वक्त तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो आदमी अब दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। महिला उसके पीछे जा रही थी। कुछ क्षण के लिए दोनों दृष्टि से ओझल हो गए। फिर महिला वापस लौट आई। वो आकर एक कुर्सी पे ढेर हो गई। डफी ने उसे और अच्छी तरह से देखने के लिए अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया। वो वाकई कोई चीज़ थी। उसकी पोशाक उसके शानदार जिस्म पे चमड़ी की तरह मड़ी हुई थी।
डफ़ी का वहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मॉर्गन उसका इंतज़ार कर रहा था और उससे उसे माल मिलना था। और फिर माल के बगैर ऐसी औरत कहाँ हाथ आती थी। उसे वहाँ से जाना ही था। वो अपने स्थान से उठा और एक कदम पीछे हटा। तभी कोई कठोर चीज़ उसकी पीठ में चुभी। हिलना मत, कोई उसके कान में बोला। डफ़ी को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो गई हो। उसकी कंपकपी छूटने लगी और उसने अपने हाथ फ़ौरन ऊपर उठा दिए। कोई शरारत नहीं चाहिए। आवाज़ आई। डफ़ी ने धीरे से सिर घुमाकर उसके कंधों पर से पीछे देखा। उसके पीछे हैट वाला एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। ना जाने क्यों डफ़ी को वो आदमी बड़ा ख़तरनाक लगा। नीचे कहीं दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। शायद वो महिला कमरे से चली गई थी। तुम कहाँ से टपक पड़े? डफ़ी के मुंह से निकला। खामोश रहो, वो बोला। उसकी आंखें क्रूर और कठोर थीं और उसके स्वर में ऐसी भर्राहट थी जो बेतहाशा धूम्रपान से पैदा हो जाती है। उसने हाथ बढ़ाया और डफ़ी की गर्दन के गिर्द लिपटा कैमरा नोच लिया। अरे अरे, वो बौखला कर बोला, मेरा कैमरा क्यों छीन रहे हो? शट अप, वो आदमी गुर्राया। डफ़ी को गुस्सा आने लगा। यानी कि मुझे फंसाया गया है, वो बोला। वो हरामज़ादा मॉर्गन फोकट में तस्वीरें चाहता है। अगर तुमने भौंकना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वो बोला। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? देखो, डफ़ी बोला, मैं एक काम कर रहा हूँ। मुझसे तो तुम पूछ रहे हो, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ से चलो, वो आदमी धमकी भरे स्वर में बोला। वो एक कदम पीछे हटा। डफ़ी के पहलू में चुभती गन भी पीछे हट गई। डफ़ी उस मौके को इस्तेमाल करने से कतई नहीं हिचकिचाया। उसने एक गहरी सांस ली और एकाएक अपने पाँव की ठोकर पीछे की तरफ चला दी। उसे उम्मीद थी कि उसकी टांग उस आदमी के जिस्म के किसी नाजुक हिस्से से टकराएगी, लेकिन वो हवा में ही लहरा कर रह गई। और इससे पहले कि वो अपना संतुलन ठीक कर पाता, वो बालकनी पर उल्टा और एक धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे कमरे में जाकर गिरा। नीचे गलीचा बिछा हुआ था, इसलिए उसका बचाव हो गया। वो उसी पर उठ बैठा। तभी दरवाज़ा खुला और वो महिला कमरे में पहुंची। उसे देखकर उसने अपनी बाहें अपनी छाती से बांध ली और आशंकित भाव से चीखी। डफ़ी का दिल किया कि वह उसे अपनी बाहों में लेकर सांत्वना दे कि डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन जब उसे महिला के साथ एक .25 बोर की गन दिखाई दी तो उसका इरादा बदल गया। वो नर्वस हो उठा। उसे औरत के हाथ में गन भरोसे की चीज़ नहीं लगती थी। उसे डर था कि कहीं महिला को पता न लग जाए कि वो क्या कर रहा था और वो घोड़ा खींच दे। उसके नेत्र विस्फारित थे और लाल होठ खुले हुए थे, जिनके भीतर से उसके सफ़ेद दांत चमक रहे थे। डफ़ी को इन मुश्किल हालातों में भी वो बेइंतहा हसीन नज़र आ रही थी। कौन हो तुम? उसने हाँफते हुए पूछा। मैं भी अपने आप से खुद यही सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, वो अपने हाथ से ही अपना सिर थामता हुआ बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान के लिए पहले इस गन को कहीं इधर उधर करो। मैं अभी उस पर छत्ती से गिरा हूँ और पहले ही मेरे छक्के छूटे जा रहे हैं। लेकिन तुम कर क्या रहे हो यहाँ? तब तक वो संभल चुकी थी और उसके स्वर में स्थिरता आ गई थी। मैडम, अपने गुस्से का शिकार मुझे मत बनाओ, वो अनुनयपूर्ण स्वर में बोला। मुझ पर खफा होने से पहले ज़रा ऊपर परछत्ती पर मौजूद दादा पर भी एक निगाह डाल लो। फिर वो भयभीत दिखाई देने लगी। कोई ऊपर भी है? डफ़ी हंसा। है तो। उसने अपनी उंगलियों से अपने सिर का पृष्ठभाग सहलाया। उसी ने तो मुझे यहाँ नीचे फेंका है। मुझे नहीं मालूम होगा तो और किसे मालूम होगा। वो जल्दी से पीछे हटी और उसने परछत्ती पे निगाह डाली। मुझे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो बोली। डफ़ी कराहा। उसने तो मेरा कैमरा भी छीन लिया है। अब इजाज़त हो तो ज़रा उठकर खड़ा हो जाऊं? तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, वो दृढ़ स्वर में बोली। और फिर उसने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया। ऐसा मत करना, डफ़ी घबराया। तुम पुलिस को तो नहीं बुला रही हो? क्यों ना बुलाऊं, वो बोली। उसका हाथ रिसीवर पर ठिठका। पहले मेरी बात सुन लो मिसेस मॉर्गन, बड़ी गड़बड़ हुई जा रही है। मैं तो। उसने गन नीचे झुका ली और हैरानी से बोली, तुमने मुझे मिसेस मॉर्गन क्यों कहा? तुम मिसेस मॉर्गन नहीं हो? हरगिज़ नहीं। वो किसी प्रकार लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वो परेशान होकर बोला, तो फिर कौन हो तुम? चक्कर क्या है? चक्कर भी बताता हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। मुझे खामखा झमेले में फंसाया गया है। मैं ट्रिब्यून का प्रतिनिधि डफ़ी हूँ।
कोई आदमी जो अपने आप को मॉर्गन बताता था, मुझे ये पट्टी पढ़ा गया कि तुम उसकी बीवी हो और कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे उस बदमाश की तस्वीर खिंचवाना चाहता था जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, और मैं उल्लू का पट्टा बेवकूफ़ बन गया और तुम्हारी और उस आदमी की जिसे तुमने पैसा दिया था तस्वीरें खींचने के लिए यहाँ पहुँच गया। मैं यहाँ से फूट ही रहा था कि वो दादा ऊपर पहुँच गया। उसने मुझसे कैमरा छीन लिया और मैं यहाँ से नीचे आ गिरा। अब तुम कह रही हो कि तुम मिसेस मॉर्गन नहीं हो। अब भगवान के लिए बता दो कि असल में तुम हो कौन। वो कुछ पल उसे घूरती रही और फिर निर्णयात्मक स्वर में बोली, तुम ज़रूर पागल हो, ज़रा अक्ल से काम लो। तुम्हें ये नहीं सूझ रहा कि तुम भी झमेले में फंस रहे हो। मॉर्गन उस दूसरे आदमी के साथ तुम्हारी तस्वीरें चाहता था जो कि उसे हासिल हो गई। सोचो क्यों? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं कि एकाएक वो उसके समीप पहुंचा और उसने गन परे धकेल दी। भगवान के लिए मेरी बात सुनो, वो बोला। जिस आदमी को अभी तुमने नोटों का बंडल दिया वो कौन था? पता नहीं, वो हिचकिचाती हुई बोली। मेरे ख्याल में उसका नाम कैटली है। डफी पीछे हटा। कैटली? ओ तोबा, मेरी ज़रूर अक्ल मारी गई है। कैटली? वो उसकी तरफ घूमा। तुम्हारा कैटली जैसे चूहा से क्या वास्ता? तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो और देखो। डफी उसके समीप सरक आया और तीखे स्वर में बोला, कैटली वो नाम है जो सारे शहर में बदनाम है। हर कोई जानता है उसे। कैटली दल्ला है, नशेड़ी है, चोर है, ठग है, उठाई गिरा है। वो तुम्हारी जैसी औरतों के लिए जहर है। तुमने उसके साथ अपनी तस्वीरें खींच जाने दी और वे तस्वीरें कोई और ले गया। अब तुम्हारा इन सब बातों से कैसा वास्ता रहेगा? डफी ने देखा उस औरत का चेहरा पीला पड़ गया था। अब पड़ गई ना सोच में? बैठ जाओ और जल्दी जल्दी सब कुछ बताओ, मुझे और भी काम करने हैं। एकाएक उसने राहत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। अगर तुम ना होते तो छोड़ो, वो बोला। मैं वे तस्वीरें वापस हासिल कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा तभी करूँगा जब तुम मुझे सब कुछ बताओगी। जिस तरह उसे गुस्सा आया था उसी तरह वो ठंडा भी हो गया। वो दीवान पे ढेर हो गई। गन उसने मेज पे उछाल दी। डफी ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, वो उससे बोला। एनाबेल इंग्लिश, वो बोली। वैसे तुम हो क्या? मौज मेले की तलाश करती कोई रईस औरत? उसने हामी भरी। डफी ने एक सिगरेट सुलगा लिया और बोला, मुझे भी यही लगा था। कैटली से तुम्हारा क्या वास्ता है? उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो हिचकिचाई। मैंने उसके द्वारा जरायम पेशा लोगों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। कहीं कोई किताब विताब लिखने की फिराक में तो नहीं हो तुम? हाँ, मैं जिस्म फरोशी पे, औरतों के व्यापार पे किताब लिखना चाहती थी। और इस विषय की जानकारी प्राप्त करने के लिए तुमने कैटली जैसा जलील आदमी चुना। अब तुम अपना विषय बदल दो और ब्लैकमेलिंग पे किताब लिखने की तैयारी शुरू कर दो। अब मैं क्या करूं? अभी क्या कर सकती हो तुम? मैं कैमरा वापस हासिल करने की कोशिश करता हूं। पहला काम तो यही है। वो टेलीफोन तक पहुंचा। डायरेक्टरी देखकर बताओ कि क्या उसमें डैनियल मॉर्गन का नंबर है? वो टेलीफोन पे एक नंबर डायल करता हुआ बोला। वो महिला उठकर डायरेक्टरी के पन्ने पलटने लगी। वो नंबर की प्रतीक्षा करता हुआ बोला, एनाबेल इंग्लिश। क्या ज़ोरदार नाम है। तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी, ट्रिब्यून। कौन सा विभाग चाहिए आपको? हेलो मेबल, वो बोला। डिनी है? होल्ड करो। जल्दी ही मैकग्वायर लाइन पे आ गया। हेलो दोस्त, वो बोला। डफी को वो नशे में लगा। देखो मितवा, वो बोला, तुमसे ज़रूरी काम है मुझे। फ़ौरन प्रिंसेस बार में आके मुझसे मिलो। अरे मैं तो घर जा रहा हूँ, मैकग्वायर दुखी स्वर में बोला। अब भी घर नहीं जाऊँगा तो एलिस क्या सोचेगी? ये पूरा हफ्ता मैं घर नहीं गया। डफी को यकीन हो गया कि मैकग्वायर नशे में था। एलिस को मैं समझा दूंगा, वो बोला। तुम फ़ौरन वहाँ पहुँचो। मैकग्वायर के दोबारा विरोध करने से पहले उसने फ़ोन रख दिया। एनाबेल इंग्लिश बोली, डायरेक्टरी में तो 10 डेनियल मॉर्गन दर्ज हैं। कोई बात नहीं, डफी बोला, मैं तलाश कर लूँगा उसे। वो उसके नज़दीक पहुँचा। तुम इसे भूल जाओ, अब ये तुम मुझ पे छोड़ दो। कल फ़ोन करके मैं तुम्हें खबर दूंगा कि क्या हुआ। वो ठिठका। तुम यहाँ अकेली रहती हो? उसने हामी भरी। मेरी नौकरानी आज छुट्टी पे है। मैं नहीं चाहती थी कि वो कैटली को देखे। तुम भयभीत तो नहीं हो? भयभीत क्यों हूँ? वो सक पकाई।
डफी ने कंधे झटकाए। मैंने सोचा था कि, एकाएक वो बोला, अगर कैमरा मेरे हाथ लग जाए तो क्या आज रात ही मैं यहाँ वापस आकर तुमसे मिलूं? उसकी आंखों में विनोद का भाव उभरा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर रहा। इनकार में सिर हिलाती हुई वो बोली, मैं यहाँ अकेली नहीं होऊंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। अब तुम जाओ यहाँ से, वो बोली। मैंने सुना है कि जब तुम अखबार वाले लड़कियों के साथ अकेले होते हो तो तुम्हें खुराफातें सूझने लगती हैं। डफी ने अपना हैट तलाश करके अपने सिर पे रखा। तो इसमें हर्ज ही क्या है? वो उसके समीप आ खड़ा हुआ। हमारी इस आदत को लड़कियों को अपनी तारीफ मानना चाहिए। अगर हम ऐसे ख्यालात इजहार ना करें तो उन्हें अपनी नाकदरी महसूस होगी। उसने दरवाज़ा खोला। वो उसकी बगल से गुजरकर बाहर निकला। वो उसे देखती रही। फिर जब दरवाज़ा बंद होने को हुआ तो वो बोली, अपना नाम डफ़ी बताया था ना तुमने? हाँ, सिर्फ डफ़ी? विल डफ़ी, अच्छा नाम है। वो दरवाजे का सहारा लेके खड़ी हो गई। डफ़ी अपनी सारी उस्तादी उस पर इस्तेमाल करने लगा। ये मेरा पुराना ख़ानदानी नाम है। वो शालीनतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। तो उसने भवें उठाई। डफ़ी थोड़ा आगे सरका, इतना आगे कि उसके कंधे उससे छूने लगे। हम डफ़ी जो हैं लाल बालों वाली औरतों को बहुत पसंद करते हैं। उसने अपना चेहरा उठाया। उसके होठों पे आमंत्रण थिरक रहा था। अच्छा, वो बोली। डफ़ी ने अपने होंठ उसके होठों पे रख दिए। एक लंबी सुडौल बाँह उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी और उसने उसका सिर नीचे खींच लिया। दोनों के होठ एक साथ पूरी शक्ति से भिंच गए। एकाएक उसने डफ़ी के ऊपर वाले होठ में अपने दांत गड़ा दिए। डफ़ी को इतना दर्द महसूस हुआ कि उसने क्रोध में उसे धकेल दिया। वो वासना से जलती आंखों से उसे देखती रही। फिर एकाएक वो पीछे हटी और उसने भड़ाक से डफ़ी के मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये औरत तो मेरा कीमा बना के खा जाती, डफ़ी अपने होठों पे रुमाल फेरता हुआ बोला। फिर वो भारी कदमों से चलता हुआ लिफ्ट के पास पहुंचा और उसने उसका कॉल बटन दबाया। उसे अपना होंठ सूजता हुआ महसूस हो रहा था। वो लिफ्ट के सामने उसकी इंतज़ार में खड़ा रहा और बोला, हे भगवान, कैसी नामुराद रात है ये। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर को उठती हुई आकर जब उसे दिखाई देनी शुरू हुई तो उसकी छत पर एक आदमी का क्षत विक्षत शरीर पड़ा दिखाई दिया। फिर छत ऊपर को उठती हुई उसकी आंखों के आगे से गुजर गई और लिफ्ट का खाली पिंजरा उसके सामने आकर रुका। वो जड़ सा खड़ा रहा। उसका सारा जिस्म पसीने से नहा गया था। फिर वो उल्टे पांव फ्लैट के मुख्य द्वार पर वापस लौटा और उसके बंद दरवाजे पे घूंसे बरसाने लगा। पहले तो वो दरवाजे पे आई ही नहीं, लेकिन डफ़ी द्वारा लगातार दरवाज़ा पीटते रहने पे और घंटी बजाते रहने पे उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और उस पर निगाह पड़ते ही उसने तुरंत दोबारा बंद करने का प्रयत्न किया। सुनो सुनो, डफ़ी जल्दी से दरवाजे के पल्लों में अपना पांव फंसाता हुआ बोला। अक्ल से काम लो, बाहर एक कत्ल हो गया है। या तो तुम्हारा दिमाग चल गया है, वो हाँफती हुई बोली, और या फिर तुम नशे में एकदम धुत हो। डफ़ी जल्दी से बोला, कैटली लिफ्ट की छत पे मरा पड़ा है। वो लिफ्ट के कुएं में गिरकर मरा मालूम होता है। पहले उसके नेत्र फैले, फिर वो हंसी। अगर वो डर से चिल्ला पड़ी होती तो वो उसे माफ़ कर देता। बेहोश हो गई होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसे हंसता हुआ पाकर वो पागल हो गया। वो एक कदम पीछे हटा। ओके, ठीक है, जैसा तुम कहो। उसने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर गलियारे में आ गई। ठहरो, वो उसकी आस्तीन थामती हुई बोली। क्या वाकई वो मर गया है, या तुम मुझे डराने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो? अभी किसी और को लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो सबको पता चल जाएगा। फिर वो लिफ्ट में दाखिल हुआ। उसने जंगला बंद किया और नीचे जाने का बटन दबाया। पिंजरा आधा रास्ता नीचे आ गया तो उसने एकाएक जंगला खोल दिया। सर्किट टूट जाने की वजह से लिफ्ट रुक गई। वो बड़ी मेहनत से 2 मंजिलों के बीच खड़े पिंजरे में से उचक के बाहर निकला। अब बताओ, क्या मैं तुम्हें झूठ बोलता लग रहा हूँ? उसने पिंजरे की छत पे पड़ी कैटली की लाश पे निगाह डाली। क्या ये मर गया? उसके हाथ पांव देखो, क्या तुम ऐसे सो सकती हो? वो क्रोधित भाव से उसकी तरफ घूमी और बोली, तो फिर कुछ करो इस बारे में। मैं सोचने लगा हूँ कि क्या तुम उतनी ही मूर्ख हो जितनी दिखाई देती हो। जैसे तुम्हारा भेजा काम कर रहा है, उससे तो लगता है कि तुमसे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में शायद ही कोई हो। क्या करवाना चाहती हो मुझसे? पुलिस को बुलाऊं? एम्बुलेंस को बुलाऊं? क्या करूं? मुझे क्या पता क्या करो, तुम्हें मालूम होना चाहिए। डफ़ी वितृष्णापूर्ण भाव से कैटली की तरफ देखने लगा। फिर वो लिफ्ट की छत पे चढ़ गया। उसने उसके कंधे थामकर उसको उठाना चाहा,
तो उसे महसूस हुआ कि उसके जिस्म की शायद ही कोई ऐसी हड्डी रही हो जो सलामत हो। उसने उसे छत से उतारा और फर्श पे डाल दिया। इतने भर से वो पसीने में नहा गया था। फिर उसने उसकी बगलों में हाथ डाला और उसे उठा के घसीटता हुआ फ्लैट के भीतर हॉल में ले गया। तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? वो तीखे स्वर में बोली। खामोश रहो, वो वहशतनाक ढंग से अपने हाथों पर लग गए खून को देखता हुआ बोला। लाश तुम्हारे फ्लैट को तो ज़रूर ख़राब करेगी, लेकिन इससे तुम खुद ख़राब होने से बच जाओगी। उसने वापस लिफ्ट के पास जाकर उसकी छत का निरीक्षण किया। छत खून से सनी पड़ी थी। ज़रा ये तो देखो कि क्या मेरे दिए नोट अभी भी इसके पास हैं, वो बोली। तुम्हारे ख्याल से वे नहीं होंगे इसके पास? देखो तो, हैं तो निकालो। मेरे से अब और नहीं सहा जा रहा, मैं अब इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। वो समीप आई, उसने कैटली पे निगाह डाली और बोली, अभी थोड़ी देर बाद लाश अकड़ने लगेगी, उससे पहले इसकी टूटी हड्डियों को वापस मांस में धकेल दो। कैटली की गर्दन टूटी हुई थी और सिर भी एक तरफ लटक रहा था। उसने सिर को भी सीधा किया। अब नोट देखो, वो बोली। नोटों को भाड़ में झोंको, दफ़ी बोला। एक ड्रिंक लेकर दो। वो बैठक की ओर चल दी। वो उसके पीछे हो लिया। उसने अभी गिलास में स्कॉच ठीक से डाली भी नहीं थी कि डफ़ी ने उसके हाथ से गिलास झटक लिया और एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। उसकी जान में जान आई। उसने बोतल उसके हाथ से ले ली और अपने गिलास में और स्कॉच डाली। इसे तुमने मारा है? डफ़ी ने उससे पूछा। वो कुछ पलों तक खामोश खड़ी रही, फिर बोली, क्या इसे मारा गया है? अक्ल से काम लो, डफ़ी गिलास में एक घूंट भरता हुआ बोला। लिफ्ट के कुएं में और कैसे जा गिरा वो? नशे में तो वो था नहीं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी है। वो जंगला खोल के नीचे झांकता है और उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। इस बात पे तो कोई पागल भी यकीन नहीं करेगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे से मेज़ के कोने पे बैठ गई। असल में ये हुआ होगा कि वो लिफ्ट के पास पहुंचा होगा तो किसी ने पीछे से उसकी खोपड़ी पे जोर का प्रहार कर दिया होगा और फिर उसे उठाकर लिफ्ट के कुएं में नीचे फेंक दिया होगा। यही बात संभव लगती है। उसने गिलास रख दिया और एक सिगरेट सुलगा लिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुमने उसका कत्ल किया है? नहीं। कौन विश्वास करेगा तुम्हारी बात पे? उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में भय की झलक थी। तुम भी यही समझते हो कि मैंने इसका कत्ल किया है? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो इस वक्त। मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे। कैटली तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश में यहाँ आता है। तुम कहती हो कि वो तुम्हारे द्वारा लिखी जाने वाली किताब के लिए कोई मसला बेचने आया था। चलो यही सही। तुम उसको फ्लैट से बाहर छोड़ने जाती हो और अगले ही पल उसका अक्षत विक्षत शरीर लिफ्ट की छत से बरामद होता है। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि मैंने उसका कत्ल किया। लेकिन शक तो है। ज़रा वो मसाला तो दिखाओ जो उसने तुम्हें बेचा। वो मेज़ से उतरी और अपने बेडरूम में चली गई। डफ़ी एक कुर्सी पे ढेर हो गया। वो थोड़ी देर प्रतीक्षा करता रहा और फिर उच्च स्वर में बोला, अब तुम कहोगी कि उसे हत्यारा ले गया। वो बेडरूम से बाहर निकली। उसका चेहरा फक पड़ गया था। मुझे नहीं मिल रहा, वो फुसफुसाई। यकीनन नहीं मिल रहा होगा, डफ़ी उठता हुआ बोला। वो उसके समीप पहुंचा। उसने उसकी दोनों कलाइयाँ थामी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम पागल हो। तुम समझती हो कि ये बखेड़ा तुम खुद निपटा सकती हो। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। तुम्हारी एक्टिंग भी बेकार है। तुम्हारी कहानी भी बेकार है। वो किताब लिखने वाला किस्सा नहीं चलने वाला मैडम, इसीलिए होश की दवा करो। वो उससे परे सरक गई। तुम क्या करोगे? डफ़ी अपना सिर खुजाने लगा। बड़ी नामुराद रात है। वो काफ़ी देर तक खामोश रहा। मैं सोच रहा हूँ। वो बीच में ठिठक गया। उसने एनाबेल की तरफ देखा। मुझे लगता है कि मॉर्गन तुम्हें कैटली के कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाना चाहता है। यही बात जमती है। अच्छा बताओ कि ये थ्योरी कैसी है? मॉर्गन मुझे तुम्हारी और कैटली की तस्वीरें खींचने के लिए कहता है। तुम्हारे फ्लैट से निकलते ही मॉर्गन के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे लिफ्ट के कुएं में फेंक देते हैं। मेरा तस्वीरों वाला कैमरा छीन लिया जाता है। अब मॉर्गन को सिर्फ इतना करना है कि वे तस्वीरें पुलिस को सौंप देने की धमकी देकर उसने तुम्हें धमकाना शुरू करना है और फिर ब्लैकमेल का नया सिलसिला शुरू। मैं खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, डफ़ी बोला। अभी तो मेरे साथ हमदर्दी से पेश आ ही रहे हो। मेरा अपना बखेड़ा है। मैंने तस्वीरें खींची थी। मुझे उसके बारे में भी तो कुछ करना होगा। वह एक कुर्सी पे ढेर हो गई। उसने अपनी बाँह से अपनी आंखें ढक ली। डफ़ी ने 2 गिलासों में स्कॉच डाली। उसने एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे नहीं चाहिए,
वो बोली, पी लो, अभी तुमने बड़ा बेढब काम करना है। उसने सवालिया निगाहों से डफ़ी की तरफ देखा। डफ़ी बोला, हमें कैटली की लाश से पीछा छुड़ाना है। तुम नहीं कर सकते ये काम। मूर्खों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं अकेला इस झमेले में फंसना नहीं चाहता। वो एक सांस में सारी विस्की पी गई। डफ़ी ने उसे एक सिगरेट दिया। और 2 घंटों में उसकी लाश तख्ते की तरह अकड़ जाएगी, तब उसे संभालना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हम उसे बड़ी सहूलियत से एक बोरे में भर सकते हैं। एनाबेल के शरीर ने झुरझुरी सी ली।